आज की डेट में जो हिंदी मराठी विवाद है उसमें खींचने की बड़ी कोशिश की गई कि संत तुकाराम महाराज की फिल्म है तो मराठी में क्यों नहीं है, हिंदी में क्यों है। मैंने ये फिल्म नहीं सेलेक्ट किया, इस फिल्म ने मुझे सेलेक्ट किया। तो बिल्कुल हम ये तो सोच सकते हैं कि इसमें हर एक चीज आपने कूट कूट के डाली होगी एज अ डायरेक्टर। कि जीवन से जुड़े कुछ विवाद थे कि भाई उनका अंत कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसी हुई, तो वो सारी चीजें हैं कि लोग आजकल बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा साउथ की फिल्में पसंद हाँ बिल्कुल देख रहे हैं। सनी देओल जी की एक छवि बनी हुई है तो गदर 2 में भी आएंगे और उस छवि के साथ आएंगे तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। जो मेरे पिताजी की पेंशन आती थी उसमें से कुछ पैसे आते थे, उससे मेरा परिवार चल रहा था। इतनी सारी चीजें देखने के बावजूद आपको लगता है कि आप 10 अलग अलग तरीके की फिल्म करके अपने आप को बड़ा अच्छा अभिनेता साबित कर देंगे? नहीं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त हैं मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर आदित्य ओम। बहुत बहुत स्वागत है आदित्य आपका। थैंक यू सो मच पल्लवी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ आपके यहाँ अमर उजाला में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड। नहीं, लेकिन व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को और ज्यादा तब अच्छा लगेगा जब उन्हें ये पता लगेगा कि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन मूवी आ रही है। उस मूवी का नाम है संत तुकाराम। आप सब उनको जानते होंगे, लेकिन उनको पर्दे पर देखना, एग्जैक्टली वो कैसा कैरेक्टर था। संत तुकाराम के बारे में शायद वो बातें जो आपने किताबों में पढ़ी लेकिन कभी उनको बहुत करीब से देखा, न सुना, न जाना। तो ये फिल्म सबसे बेस्ट तरीका है संत तुकाराम के बारे में जानने के लिए। और सबसे खास चीज, आज हम आदित्य से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में जानना चाहूंगी। आदित्य, ये संत तुकाराम पर जब आपने फिल्म बनाने की सोची, क्या सोचा था, क्यों आखिरकार? कोई और भी तो टॉपिक हो सकता था। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये इन ऑल ह्यूमिलिटी मैंने ये फिल्म नहीं सेलेक्ट किया, इस फिल्म ने मुझे सेलेक्ट किया। जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं उन्होंने मेरी पिछली फिल्म मास साहब देखी थी, जो कि बड़ी चर्चित प्राइमरी शिक्षा के ऊपर एक फिल्म थी, और इन्होंने मुझे ढूंढ कर निकाला और उन्होंने कहा मुझे संत तुकाराम महाराज के ऊपर फिल्म बनानी है। फिर मैंने, उसी के बाद कोविड आ गया, तो कोविड में मुझे बहुत सारा समय मिल गया रिसर्च करने का। और जब मैंने रिसर्च किया तो मैं इनकी कहानी से, इनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ और मुझे लगा कि जैसे कोई भी संत परंपरा के लोग हैं या इस तरह के जो इतिहास के जो हमारे महापुरुष हैं, इनकी कहानी घर घर जानी चाहिए। तो एक महाराष्ट्र के, कहने के लिए तो महाराष्ट्र के महान संत थे, लेकिन इनकी इतनी प्रासंगिकता है कि इनकी कहानी घर घर जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट पे 100% लग गया। संत तुकाराम महाराज की प्रासंगिकता क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बहस हो रही है कि धर्म के मूल में क्या है, समानता के मूल में क्या है, गवर्नेंस की बात होती है कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, फिर पारिवारिक संबंधों की बात है, फिर मेंटल फैटीग, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ की बात है। आपको और हिंदी दर्शकों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे हमारे यहाँ संत तुलसीदास जी दोहे लिखा करते थे, उसी तरीके से संत तुकाराम महाराज अभंग लिखा करते थे। तो 8000 से ऊपर इन्होंने अभंग लिखे हैं, जिसमें से कुछ अभंगों के ऊपर ये भी है कि भाई उन्होंने लिखे हैं कि किसी दूसरे, लेकिन घुमा फिरा के तो जो इनके अभंग हैं वो मानव जीवन के हर पहलू को छूते हैं। वो भले ही उसका घर की बात हो, भले ही उसके गांव की बात हो, वो जाति व्यवस्था की बात हो, वो शादी की बात हो, वो रूढ़िवादिता के विरुद्ध हो, वो अंधविश्वास के विरुद्ध हो, वो राजाओं को मार्ग दिखाने का वो हो। तो इतना बड़ा उनका काम और इतनी बड़ी हमारी लीगेसी, ये हमारी विरासत है, तो ये घर घर जाना बहुत ज़रूरी है। तो जब एक बार सब्जेक्ट आ गया तो मैंने कहा अब तो इसके ऊपर काम करना ही करना है। कोरोना से आप इस पर काम कर रहे हैं, जी, जी, 2020 के आसपास से, इतना लंबा वक्त आपको रिसर्च में लगा, तो बिल्कुल हम ये तो सोच सकते हैं कि इसमें हर एक चीज आपने कूट कूट के डाली होगी एज अ डायरेक्टर। जी, हमने डाली है, लेकिन देखिए एक समस्या हमारे यहाँ ये है कि बहुत चीज़ों का बहुत अच्छा पुख्ता लिखित प्रूफ नहीं है। अच्छा। आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि संत तुकाराम महाराज का किस वर्ष में जन्म हुआ उसके ऊपर भी विवाद है। और वो विवाद ऐसा नहीं है कि 4-5 साल का विवाद है, वो विवाद ऐसा है कि 40 साल पहले हुए थे कि 40 साल, क्योंकि हमारे यहाँ लिखित हिस्ट्री शायद हमारे कल्चर में नहीं थी। हमारे यहाँ कहानियाँ वर्ड ऑफ माउथ जो बोलते हैं ना, श्रुति के थ्रू पास की जाती थी, और शायद कहानियाँ सिर्फ राजाओं की लिखी जाती थी। एग्जैक्टली। हाँ, सिर्फ राजाओं की लिखी जाती थी या वही डॉक्यूमेंट होती थी। तो इनके बर्थ डेट के ऊपर भी थोड़ा सा वो है और बर्थ प्लेस के ऊपर भी थोड़ा सा आपको मुश्किल आई? मुश्किलात बहुत आती है ना। अच्छा, हमारे पास उस वक्त की कोई फोटोग्राफिक एविडेंस भी नहीं है। हम पुरानी पेंटिंग्स के ऊपर रिलाई करते हैं विजुअल्स के लिए, या फिर किसी ने पहले फिल्म बना दी हो और वो फिल्म एक्सेप्ट हो गई हो तो उस फिल्म की हम देखा देखी वेशभूषा के मामले में
और दूसरी चीज़ों के मामले में। तो मुश्किलात तो बहुत आती हैं कि, और ये हम इसमें कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी भी लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें असंभव है आज के युग में वैसी एकदम हम कर देना, क्योंकि आप समझ रहे मेरी बात, हमारे पास कोई रेफरेंस ही नहीं होता है, कोई ना तो बहुत ही ज़्यादा पोएटिक रेफरेंस है, ना ही कोई विजुअल रेफरेंस तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो हम लिटरेचर में से उठाते हैं, फिर उसको विजुअलाइज करते हैं और पुरानी सारी चीज़ों, तो ऐसा हो सकता है, इसमें छोटी मोटी त्रुटियां आना बहुत ही मतलब आम बात है। संत तुकाराम के कैरेक्टर को जब हम पोस्टर पर देखते हैं तो एक शख्स होते हैं, वो बैठे हुए होते हैं, उनके सामने हारमोनियम है, नहीं हारमोनियम नहीं है, वो एक तारा होता है। हाँ एक तारा है, सॉरी एक तारा है वो सामने, सिर पे उनके मुरेठा है। वो एक पेंटिंग के थ्रू वो कैरेक्टर आपने वैसा जनरेट किया, उस कैरेक्टर को चुनने में आपको कितनी मुश्किल लगी है? क्योंकि उसमें अरुण गोविल भी है, इफ यू वांटेड तो आप उनको भी संत तुकाराम का कैरेक्टर दे सकते थे, इस बारे में सोचा आपने? नहीं, देखिए क्या है, सबसे पहले तो ये बात तो मैं जानता हूँ कि जिन्होंने संत तुकाराम महाराज का कैरेक्टर किया है, सुबोध भावे, वो मराठी के सुपरस्टार हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, वो मराठी के सुपरस्टार हैं। तो जब मैंने ये कल्पना की इसकी कि ये कौन करेगा, तो सबसे पहले मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो मझा हुआ कलाकार हो। अच्छा, सुबोध जी का क्या है कि वो बायोपिक किंग के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की बायोपिक की है, उन्होंने शिवाजी महाराज की बायोपिक की है, उन्होंने बसवेश्वर संत की बायोपिक की है, और उन्होंने ऐसे 3-4 महापुरुषों की उन्होंने बायोपिक की है, और इतने मंझे हुए कलाकार हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो एक तो मुझे मंझा हुआ कलाकार चाहिए था, दूसरा मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जिसको महाराष्ट्र की संस्कृति के बारे में और महाराष्ट्र की विरासत के बारे में पता हो। तो क्योंकि महाराष्ट्र के और मराठी लोगों के डीएनए में संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी, एकनाथ जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी, ये लोग उनके डीएनए में हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा फीडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो बचपन से ही सुनते आते हैं, जैसे हम लोग नॉर्थ में तुलसीदास जी को सुनते आते हैं, है ना। तो मुझे तो ये मैं 100% मैं इस बात में एकदम वो था, कॉन्फिडेंट था कि मुझे एक बहुत बढ़िया मराठी एक्टर ही चाहिए था, इसलिए मैंने सुबोध भावे जी को कहा। अच्छा, आज के टाइम में जब बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पे मूवी बन रही है, खास तौर से कॉमेडी मूवी, इन सब के बीच में एक ऐसी मूवी बनाना जो एक बायोपिक मूवी है, जो कहीं ना कहीं लोगों के आध्यात्म से जुड़ी हुई है, कितना चैलेंजिंग होता है इस तरह की मूवी को बनाना, फिर उसको लोगों तक पहुंचाना। एज अ डायरेक्टर आपको कितनी मतलब एक स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है? देखिए, चैलेंजेस बहुत होते हैं, क्रिएटिव चैलेंजेस तो होते ही हैं। क्रिएटिव चैलेंज, हर वो व्यक्ति जो क्रिएटिविटी में है वो इस बात को जानता है कि क्रिएटिव चैलेंजेस तो वो अकेले लड़ता है। लेकिन आज की डेट में कोई भी बायोपिक बनाना या कोई भी ऐतिहासिक काम करना दुर्भाग्यवश हमारे देश में बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक हमारे देश में सेंसर बोर्ड है, उसके अलावा भी बहुत सारे सेंसर बोर्ड खड़े हो गए हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, और पता नहीं क्या ऐसा माहौल हो गया है कि हर कोई आहत होने को तैयार बैठा है। छोटी छोटी बातों से लोग आहत हो जाते हैं, किसी काम के पीछे की मंशा, किसी काम के पीछे की इंटेंट नहीं देखते हैं। तो हमने तो भक्ति भाव से फिल्म बनाई है, हमने इस भाव से फिल्म बनाई है कि एक महान संत थे जिनकी कहानी देश विदेश में जाना ज़रूरी है, जिनकी कहानी बच्चे बच्चे को जानना ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई आजकल कम लोग करते हैं, मोबाइल पे ही देखते हैं, नहीं तो सिनेमा से सीखते हैं, नहीं तो ओटीटी से सीखते हैं। तो इनकी रीलें भी बनेंगी तो भी लोग जानेंगे, इनके बारे में ओटीटी पे फिल्म आएंगी तो हमारी मंशा तो ये है। अब इस मंशा पे अगर कोई उंगली उठाए तो ये हास्यास्पद बात है। और क्या मंशा हो सकती है भाई हमारी? क्योंकि अगर हमको हमारी मंशा पैसा कमाना होती तो हम दूसरी किस्म की फिल्म बनाते थे ना। इसी बजट में हम एक कॉमेडी फिल्म बना सकते थे, हम एक थ्रिलर फिल्म बना सकते थे, मे बी हम एक बोल्ड फिल्म बना सकते थे, राइट। तो हम कोई भी तरह की टॉपिक की फिल्म बना सकते थे। लेकिन ना ही हमारे प्रोड्यूसर एक कन्वेंशनल प्रोड्यूसर हैं, ना ही मैं एक कन्वेंशनल डायरेक्टर हूँ जो बड़ी ही मार्केट के हिसाब से चलता हूँ। हम वो फिल्म बनाते हैं, चाहे हमने मास साहब बनाई हो, चाहे हमने बंदूक बनाई हो। आप लोगों को अगर याद हो तो बहुत साल पहले शूद्र नाम की एक फिल्म आई थी जो बड़ी चर्चित हुई थी, शूद्र द राइजिंग। जी, द राइजिंग, जो कास्ट सिस्टम के ऊपर, और बहुत लोगों ने उस फिल्म को बैन, उसमें मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी था। तो हम वही फिल्म बनाते हैं, भले ही हमको फिल्म बनाने में 5 साल लगे, 6 साल लगे, या भले ही फिल्म बड़े ओटीटी पे ना पहुंच पाए, लेकिन हम वही फिल्म बनाते हैं जो हमको लगता है कि ये फिल्म सार्थक है और जिस फिल्म को 10 साल 20 साल बाद भी लोग याद रखेंगे। ये सिर्फ हम फिल्म कमर्शियल वैल्यूज़ के लिए नहीं बनाते हैं। तो हमारी मंशा बड़ी साफ थी और इस एक पवित्र मंशा से, एक अच्छी मंशा से हमने ये फिल्म बनाई।
इस फिल्म का भी विरोध हुआ है आपकी? जी, हमारी फिल्म का विरोध हुआ है। हमारी फिल्म को अभी आज की डेट में जो हिंदी मराठी विवाद है उसमें खींचने की बड़ी कोशिश की गई कि संत तुकाराम महाराज की फिल्म है तो मराठी में क्यों नहीं है, हिंदी में क्यों है। तो मैंने उन लोगों को बहुत प्रेम पूर्वक और मैंने हर इंटरव्यू में इस बात को बोला है कि वो सिर्फ महाराष्ट्र की संपत्ति नहीं है, वो पूरे विश्व की संपत्ति है। तो वो हमारे राष्ट्रीय धरोहर भी हैं, इसलिए हमने फिल्म हिंदी में बनाई और मराठी में 2-3 फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं जो कि बहुत बेहतरीन फिल्में थी संत तुकाराम महाराज पे। तो महाराष्ट्र में तो लोग जानते ही जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर लोग और ज़्यादा लोग जानेंगे, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग जानते हैं, इतिहास पढ़ने वाले लोग जानते हैं। तो अब हमको उस हिंदी मराठी विवाद में भी खींचने की कोशिश की गई। फिर संत तुकाराम महाराज के जीवन से जुड़े कुछ विवाद थे कि भाई उनका अंत कैसे हुआ, उनकी मृत्यु कैसी हुई, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, हम हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं और जो भेदभाव ढूंढने वाले लोग हर चीज़ में भेदभाव ढूंढेंगे, चाहे वो जाति के ऊपर हो, चाहे ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर हो। लेकिन संत तुकाराम महाराज एक यूनिफाइंग फैक्टर थे, वो इस लोगों को जोड़ते थे। उन्होंने बहुत बड़े एक समुदाय को वैष्णव परंपरा से जोड़ा और उस चीज़ को आगे किया। तो लोग इस बात को देखें और उसमें पॉजिटिविटी ढूंढें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, दहनम, बंदूक, मासाब और अभी आपकी संत तुकाराम, आपने कई सीरियल्स बनाए हैं। लेकिन इन सभी में एक बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ मैं देखती हूँ उसमें पब्लिक अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ये बहुत ज़्यादा है ज़्यादातर में। ये क्यों, मतलब आप इसी लीक पर क्यों चलते हैं? क्या आपको इससे ऐसा लगता है कि लोगों में एक तरीके के बदलाव की जरूरत है? समाज कुछ लोगों में बदलाव की जरूरत नहीं है। समाज जो कन्वेंशनल बॉलीवुड है, टॉप बॉलीवुड है, वो चीजों को सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखता है। इसको कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। दिस आई से वेरी बोल्डली, दे आर ओनली कंसर्न्ड विद द एंटरटेनमेंट क्वोशंट एंड दे आर ओनली कंसर्न्ड विद द कि भाई क्या बिजनेस करेगी। वो उनके दिमाग में 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ घूमते हैं, ठीक है, आज के जो बॉलीवुड में। और बहुत ही, मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बहुत ही सैड सिचुएशन है। ये वो सैड सिचुएशन क्यों है वो भी मैं आपको एक मिनट में बता देता हूं। देखिए, फिल्म मेकर के तौर पे मनोरंजन तो हमारा काम है ही, लेकिन मनोरंजन की आप डेफिनेशन तो सेट करिए ना। रामायण से ज्यादा सीरियल क्या देखा गया? अभी जब कोरोना में रीटेलीकास्ट भी हुआ, सबने रामायण ही देखा ना, सारी टीआरपी फिर से ब्रेक हो गई। क्या उसमें मनोरंजन नहीं था? जब मैं संत तुकाराम महाराज की कहानी ला रहा हूं तो इसमें हर इमोशन है। परिवार है उनका, उनके बच्चे हैं, परिवार के उनका अंदर का स्ट्रगल है, बाहर समाज से स्ट्रगल है। तो आप मनोरंजन की डेफिनेशन सिर्फ आप अगर ये सोचो कि फूहड़ कॉमेडी है तो वो तो मनोरंजन की डेफिनेशन होती नहीं है। मनोरंजन की आप पहले डेफिनेशन सेट करो। दूसरी बात, हर फिल्म मेकर की, हम मनोरंजन कर रहे हैं, आपको 2.5 घंटे दिखाएंगे, बैठाएंगे और आप फिल्म से कुछ लेकर जाओगे। तो हर फिल्म मेकर की, पुराने ज़माने में हर फिल्म मेकर की एक सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी। राज कपूर साहब ने पूरे जीवन ऐसी फिल्में बनाई हैं जो बॉक्स ऑफिस सुपर डुपर हिट रही हैं और उनके साथ साथ एक संदेश भी गया है। प्रेम रोग में विधवा रीमैरिज था, ठीक है। राम तेरी गंगा मैली में गंगा जी के पोल्यूशन के ऊपर बात हो रही थी। सत्यम शिवम सुंदरम में असल में खूबसूरती होती क्या है उसके ऊपर डिस्कोर्स था। मेरा नाम जोकर एक कलाकारों की कहानी थी। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे, जब मनमोहन देसाई जैसे मसाला फिल्म मेकर भी अमर अकबर एंथनी बनाते थे तो उसमें एक सामाजिक सौहार्दता की बात दिखाते थे कि एक मदर इंडिया है और 3 भाई हैं, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है और एक क्रिश्चियन है, और तीनों उसी मदर इंडिया को खून दे रहे हैं। देखिए, पहला सीन था। तो अब क्या होता है कि कोई ऐसी कहानी हो ही नहीं सकती। हम बचपन में जब कहानियां पढ़ते थे ना, जब स्कूल में होते थे, तो टीचर पूछती थी व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। हर स्टोरी का एक मॉरल होता है, हर स्टोरी से आप कुछ ना कुछ सीख कर ही जाओगे। अगर सीख कर नहीं जाते तो विलेन जीतता ना। हर फिल्म में हीरो क्यों जीतता है? तो संदेश, लेकिन बॉलीवुड इन सारी चीजों को भूलता जा रहा है। लेकिन पिछले 3-4 साल में नैरेटिव कुछ ऐसा चेंज हुआ है कि बॉलीवुड को भी चेंज होना पड़ रहा है। वो पब्लिक ने किया है, वो पब्लिक नैरेटिव ने किया है, वो पब्लिक प्रेशर ने किया और थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज ने किया है, जो कि एक तरीके से मैं अच्छा मानता हूं कि अब आप संस्कृति, आप अचानक से जागे और आपको लगा हमारे इतिहास में बहुत सारे लोग हैं, हमको पृथ्वीराज के ऊपर भी फिल्म बनानी चाहिए, हमको रामायण के ऊपर भी फिल्म बनानी चाहिए, हमको इसके ऊपर भी। तो अच्छी बात है, आप जागे और आप कर रहे हैं। लेकिन वो मंशा पे मुझे हमेशा से डाउट है और रहेगा आगे भी। अच्छा, डू यू रियली थिंक कि लोग आजकल बॉलीवुड फिल्मों से ज्यादा साउथ की फिल्में पसंद? हाँ, बिल्कुल देख रहे हैं।
व्हाट्स द रीजन बिहाइंड अरे दैट? उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि एक तो बॉलीवुड समहाउ एक नैरेटिव ऐसा बना कोविड के दौरान, और खासकर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद, जो बहुत ही अगेंस्ट बॉलीवुड था। ठीक है, एक नैरेटिव बना। फिर सोशल मीडिया पे एक चीज ऐसी भी चली कि बॉलीवुड के अधिकांश लोग राष्ट्र विरोधी हैं। ठीक है, ये सब ओपन ट्रूथ है, ये सब वो है नहीं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नैरेटिव बना। तो क्या हुआ कि बॉलीवुड का एक जो लोगों की निगाह में रिस्पेक्ट थी, है ना, जब जिस जमाने में बड़े लोग इंडस्ट्री को लीड करते थे, वो रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं कम हुई कि इन लोगों की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, इन्होंने इंडस्ट्री क्लोज कर ली है, पूरा नेपोटिज्म वाला। तो उसकी वजह से लोगों को लगा कि साउथ की तो फिल्में बहुत बढ़िया होती हैं यार, इसमें तो संस्कृति की बात है, इसमें तो बाहुबली है, परिवार की बात है, यू नो, क्योंकि साउथ में इस तरह की फिल्में काफ़ी बनती हैं, हाँ ज़्यादा बनती हैं। और तो बॉलीवुड का थोड़ा सा वो, और दूसरी बात क्या है कि जब कोरोना काल आया तो लोगों की हैबिट चेंज हो गई, एंटरटेनमेंट की फीड हैबिट चेंज हो गई, लोग ओटीटी और मोबाइल पे सेंट्रिक हो गए। तो इंसान आदतों का से ही बनता है ना, आदतों से ही सारी चीजें चलती हैं। तो हैबिट आ गई कि भाई मोबाइल पे ही देखेंगे, तो थिएटर्स में जाना लोगों का तो कम हो। संत तुकाराम विल रिलीज ऑन ओटीटी आल्सो? या संत तुकाराम ओटीटी पे 100% आएगी। 18 को तो ये सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही। मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, साउथ वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो साउथ की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साउथ में जो फिल्में बनती हैं वो बेसिकली पारिवारिक बेस्ड फिल्में बनती हैं। और दूसरी बात, एक बड़ी बड़ी वो बात है जो नॉर्थ के लोगों को नहीं पता है, कि साउथ में एक फिल्म कल्चर है। फिल्म कल्चर जैसे हाँ, बहुत अच्छी बात, फिल्म कल्चर जैसे हर शुक्रवार को हर परिवार एक फिल्म देखने जाएगा ही जाएगा। अच्छा, ये फिल्म कल्चर है। अच्छा, वहाँ ओटीटी वाला कल्चर नहीं उतना नहीं गया है ओटीटी वाला कल्चर। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए, मैं एक बहुत छोटे शहर से आता हूँ, सुल्तानपुर। जब मैं छोटा था तो मेरे शहर में 4 थिएटर थे। अब मेरे शहर में एक भी सिनेमा हॉल नहीं बचा है। अब हमारे सुल्तानपुर में, जौनपुर में, XYZ, प्रतापगढ़ में किसी को पिक्चर देखनी होती है तो लखनऊ जाता है। फ्राइडे को अपने परिवार के साथ वो मॉल में घूमेगा, बच्चों को बर्गर खिलाएगा, बीवी को शॉपिंग कराएगा, और शाम को पिक्चर देखकर 2 घंटे ड्राइव करके वापस सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जिले हैं जिनमें 5-5 लाख की आबादी है और एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। अगर 5 लाख की आबादी दक्षिण भारत के कोई भी ऐसी जगह है जहाँ 5 लाख की आबादी है, तो दक्षिण भारत के उस जगह में कम से कम 10 थिएटर है। टिकट के दाम 20 से 80 रुपए हैं। तो लोग जाते हैं फिल्में देखना। हमारे यहाँ तो फिल्म समाज से कट गई। हमारे यहाँ फिल्म समाज से इसलिए कट गई क्योंकि कॉर्पोरेट्स आने के बाद कॉर्पोरेट्स ने फिल्म बनाना स्टार्ट कर दिया मेट्रो ऑडियंस के लिए और ओवरसीज मार्केट के लिए। तो जो एक देश का 80% तबका था, उनको कोई रिलेटेबिलिटी नहीं दिख रही थी, क्योंकि फिल्में बन रही थी मेट्रो के लिए। अब देखिए, फिल्म का टॉपिक ही है मेट्रो इन दिनों। आप समझ रहे, फिल्में बन रही ओवरसीज ऑडियंस के लिए, कि सारी लव स्टोरी लंदन में चल रही है। एग्जैक्टली, लंदन में चल रही है, लेकिन एक अमरोहा में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे उसको वो करेगा? एक भैया जबलपुर में बैठा हुआ व्यक्ति उससे कैसे आइडेंटिफाई करेगा? उसको तो एक ऐसा हीरो चाहिए ना जो अपनी बहन की इज्जत बचाए, जो अपनी माँ की बात माने, जो अपने बाप का बदला ले। साउथ की सारी फिल्में अगर आप देखेंगे तो 90% फिल्में वही होती हैं, हीरो बदलते हैं बस, और उनका स्केल बदलता है। फिल्में वही होती है, एक हीरो, 2 या 3 हीरोइन, एक विलन, उसके बहुत सारे गुंडे, माँ, बहन, बाप, फिल्में वही होती हैं, एक फ्लैशबैक, बस हीरो बदलते हैं और फिल्मों का स्केल बदलता है। आप साउथ की फिल्मों की बात कर रहे हैं। साउथ की फिल्मों में जो ड्रामेटिक एक्शन सीन्स होते हैं उसको बहुत ट्रोल किया जाता है। मतलब ट्रोल क्यों करें भाई? ट्रोल तो और वही लोग देख रहे हैं। हाँ, वही पसंद करते हैं। वही बॉलीवुड अब वही बना रहा है। हाँ, वही अब सलमान भी वही कर रहे हैं, शाहरुख भी वही कर रहे हैं। नहीं, करना पड़ेगा अभी ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी आदमी, हम लोग जब बचपन में फिल्म देखते आते थे ना, तो हम लोग हीरो ढूंढते थे, है ना, कि अमिताभ हमारे हीरो हैं। अमिताभ हमारे हीरो इसीलिए तो होते थे बिकॉज वी सर्च फॉर अ रोल मॉडल। आप मुझे बताइए, आज के बॉलीवुड में कोई एक, अमिताभ एंग्री यंग मैन थे मेरी जनरेशन के लिए। आप लोग तो बात किए मेरी जनरेशन के लिए, कि हम लोग जब भी विद्रोह की बात सोचते थे ना, तो अमिताभ बच्चन याद आते थे। ठीक है, कि पूरे सिस्टम के अगेंस्ट एक आदमी खड़ा हो गया। ठीक है, उसके पहले राजेश खन्ना एक पूरे जनरेशन के लिए हार्ट थ्रॉब थे, राइट। शाहरुख खान ने भी 2-3 इमेज बनाई, ठीक है, एक दीवाना, एक नेगेटिव, बाजीगर, XYZ, तो लोग फॉलो करते हैं। आज आप बताइए क्यों फॉलो करें? आज लोग कहते हैं कंटेंट इसलिए चलता है, हीरोज ने छवि नहीं बनाई। अब आपको लगता है कि आप 10 अलग अलग तरीके की फिल्म करके अपने आप को बड़ा अच्छा अभिनेता साबित कर देंगे? नहीं, जब तक आप छवि नहीं बनाएंगे। भाई धर्मेंद्र को आज भी हम लोग ही मैन के नाम से जानते हैं। जी,
आजकल के जितने भी नए नए सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं वो क्यों बड़ी ओपनिंग नहीं गारंटी कर पाते हैं, चाहे वो राजकुमार राव हो या XYZ हो। और सनी देओल जी की एक छवि बनी हुई है, तो गदर 2 में भी आएंगे और उस छवि के साथ आएंगे तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। बिल्कुल, लोग उनको वैसे ही सोचेंगे फिर, क्योंकि वो इमेज है। यस। तो इमेज के बिना आप बड़ी फिल्मों में काम नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं ना कि हर फिल्म बड़ी वैरायटी वाली करता है, वैरायटी वाली फिल्में करने से आप एक खास किस्म के दर्शकों को ही सेटिस्फाई कर पाएंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूअस अपनी एक इमेज पे काम करना ही करना पड़ेगा। तो ये भी एक रीज़न है जो मैं आपके उस पे जो आप कह रही थी ना कि बॉलीवुड की डिबेट में ये क्यों नहीं चल रही है चीज़ें। एक और बात मैं आपको बॉलीवुड और साउथ की मैं आपके चैनल के थ्रू दर्शकों तक पहुंच कि नेपोटिज्म की डिबेट में बॉलीवुड की बहुत हाई हाई हुई है और बड़ी बदनामी हुई है। लेकिन मैं इस डिबेट में एक बात आपको बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड में जो नेपोटिज्म है, साउथ में उससे 3 गुना ज्यादा नेपोटिज्म है। साउथ वाले बुरा मान जाएंगे? बुरा मान जाएंगे तो क्या होगा, मैं वहां भी बोलता हूं, साउथ में उससे 3 गुना ज्यादा नेपोटिज्म है। एक एक परिवार में 12-12 हीरो हैं, 10-10 हीरो हैं एक ही परिवार में। तो ये बात यहां लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यहां बॉलीवुड लोगों को सॉफ्ट टारगेट लगा। लेकिन जैसे उनको इन्फॉर्मेशन जो भी जाएगा डीप में, और जब उनको इन्फॉर्मेशन कोई भी रिसर्च करेगा तो उनको पता चलेगा, अरे एक परिवार में 8 हीरो, अच्छा ये दूसरा परिवार इसमें 12 हीरो, अच्छा ये तीसरा परिवार इसमें 15 हीरो, तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो वो भी है एक बात। अच्छा, आपने इमेज की बात कही, आपकी खुद की एक इमेज एक बहुत अच्छे एक्टर की है। दहनम में भी आपका बहुत बेहतरीन काम था, लोगों ने आपको बहुत पसंद किया। अब क्यों नहीं करते आप? नहीं, मैं बहुत करता हूँ। हाँ, एक्टिंग में बहुत कर रहा हूँ। कोई फिल्म जो आप आने वाले हैं जिस फिल्म में बतौर एक्टर? अरे मैं, आप हाल फिलहाल की फिल्म कह रही हैं, पिछले 8 महीने में मेरी 4 फिल्में एज अ हीरो रिलीज हुई हैं। अच्छा। हाँ, मैंने आदि पर्वम फिल्म मेरी आई है, आदि पर्वम आई है, षणमुखा आई है, बंदी आई है, अभी मेरी एक पुलिस कंप्लेंट नाम की फिल्म एक अभी आने वाली है। तो मेरी 4 फिल्में, पिछले ना तो नैनो नाम की एक फिल्म आई है, तो पिछले मेरे 8 महीने में 4 फिल्में रिलीज हुई हैं। तो संत तुकाराम में आपने कोशिश क्यों नहीं की एक छोटा सा? नहीं। ये मैं मतलब देखिए, थोड़ा मैं तेलुगु इंडस्ट्री और साउथ में काम करने की वजह से, हालांकि मैं कर सकता हूँ एक अभिनेता है, लेकिन मैं राइटर और डायरेक्टर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी संत तुकाराम में, तो मैं वो काम नहीं कर सकता। और मुझे पता है कि मैं कहाँ फिट होता हूँ कहाँ नहीं। जब मैंने मास साहब भी बनाई तो एक नए लड़के को ही कास्ट किया। बंदूक में मैंने खुद को रखा क्योंकि मुझे लगा कि मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, दहनम मैंने डायरेक्ट नहीं की, दहनम में मैंने सिर्फ एक्टिंग की है। दहनम बहुत चर्चित फिल्म है, मैंने हाँ जी मैंने सिर्फ एक्टिंग की है। दहनम में मैंने खुद को राइटर डायरेक्टर दहनम के कोई और है। अच्छा, आप यूपी से हैं, फिर साउथ की तरफ रुख, मतलब रुख का मतलब ये है कि फिल्में ज़्यादातर आप वहाँ काम भी करते हैं, बनाते भी हैं। ये कैसे अपने आप में इतना बड़ा जो स्टेप है अपनी लाइफ का, ये कैसे आपने लिया? इसमें किसी तरह की कोई समस्या आई आपको? देखिए, सब जादू है सिनेमा वालों के जीवन में, राजनेताओं के जीवन में, और स्पोर्ट्स वालों के जीवन में जादू होता है। किसने किया ये? नहीं, कभी कभार सही वाला जादू होता है, कभी कभार काला जादू भी हो जाता है। ये काला जादू है? तो ये जादू कैसा होता है कि हम देखिए, हम लोग ड्रीमर लोग हैं। अच्छा। आर्टिस्ट, कलाकार और स्पोर्ट्स वाले और राजनेता भी, ठीक है। आप किसी नेता को देखेंगे 5 साल पहले कुछ नहीं है, फिर 5 या 6 साल में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक पहुंच जाता है ना। दिल्ली में ही देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोगों के जीवन में जादू होता है, कभी कभार अच्छा जादू होता है कि जिससे हम लोग अचानक से अर्श पे पहुंच जाते हैं, कभी कभार काला जादू होता है, हम अर्श से फटाक से फर्श पे पहुंच जाते हैं। मैंने अपने जीवन में कभी कोई चीज़ प्लान नहीं की। जो चीज़ मैंने प्लान की, मेरे जितने भी, मैं इसको अलग ढंग से बोलूँगा, मेरे जितने भी फेलियर हैं वो सब मैंने प्लान किए अच्छे से, और मेरी जितनी भी सक्सेस है वो ऑटोमेटिकली हुई है। वो मैंने उसमें कुछ भी प्लानिंग, जो लोग कहते हैं कि प्लान करिए, ये करिए, गोल रखिए, मैं आपको बताऊं, आप मुझे कोई विश्वास नहीं करेगा और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता अगर आप विश्वास करें। मैं एक होटल के बाहर खड़ा था, हाँ। और मैं साउथ का हीरो बन गया। अच्छा। एक आदमी सामने से निकले, हाँ। फिर उनका असिस्टेंट वापस आया। अच्छा। उन्होंने कहा, आप एक्टर हो क्या? आप अपने दोस्तों से जैसे बात कर रहे हो, ये डायरेक्टर हैं हमारे, ये यहाँ पे हीरोइंस के ऑडिशन के लिए आए हुए हैं, ये होटल है सन एंड सैंड, ये ऊपर ऑडिशन ले रहे हैं, इनको आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी लगी, ये आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने बुलाया, मैंने ऑडिशन दिया, उनको मैं अच्छा लगा, उन्होंने फिर से ऑडिशन लिया 1 महीने बाद, उनको और अच्छा लगा, उन्होंने 1 महीने बाद एक बार फिर से ऑडिशन लिया, उनको मैं बहुत अच्छा लगा, फिर उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की,
साउथ की, तो मैंने मना कर दी। मैंने कहा सर मैं 2 साल के संघर्ष के बाद हिंदी सीरियल्स में एक मुकाम पे पहुंचा हूँ, मैं नहीं कर सकता अभी आपकी साउथ की फिल्म, क्योंकि अब मुझे लीड रोल मिल रहे हैं हिंदी में। लेकिन फिर 2-3 हिंदी फिल्मों से मुझे निकाला गया जिनमें मुझे लॉन्च होना था। तो फिर मैंने उनको दोबारा फ़ोन किया कि सर आपका ऑफ़र है तो मैं आ जाता हूँ हैदराबाद। तो उन्होंने कहा पहली बस ट्रेन फ्लाइट पकड़ के आ जाओ। मैंने कहा नहीं ऐसा संभव नहीं होगा, मुझे नोटिस देनी पड़ेंगी, मेरे रनिंग सीरियल्स हैं। तो मैंने नोटिस दी अगले दिन सुबह जाकर कि 1 महीने मेरा ट्रैक खत्म करिए। फॉर्चुनेटली उस ज़माने में, मैं आपको 2000 की बात बता रहा हूँ, उस ज़माने में इतने सॉलिड वो नहीं होते थे कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सब ने कहा ठीक है भाई जाओ। किसी ने फूल माला चढ़ा दी, किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया सीरियल में, और मैं दक्षिण भारत चला गया। तो ये ऐसे ही होती है हमारी ज़िंदगी। मेरी पहली 3 फिल्में सुपरहिट थी, मैंने प्लान ही नहीं की थी, मुझे भाषा भी नहीं आती। तो आप सोचिए ना, एक भाषा में एक 23-24 साल का लड़का पहुंच गया एक अचानक से, मुझे भाषा भी नहीं आती थी और मेरी 3 फिल्में सुपरहिट हो गई। और आज आप उस भाषा को बहुत हाँ फ्लुएंटली। मैं आपको ये बहुत आश्चर्य की बात है ना, जब शाहरुख खान अपनी कहानी बताते हैं या कोई ऐसी, मैं आपको सच बताता हूँ कि हम लोगों के जीवन में वाकई जादू होता है। और उसके देखिए मैंने कोई प्लानिंग नहीं की। उसके बाद मेरी 8 फिल्म, फिर जो राजनीति होती है और जब लोगों को लगा कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टार बन सकता है ये, तो उसके बाद जो पॉलिटिक्स होती है और जो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हुई मेरे साथ। बहुत मतलब वो एक अलग कहानी है और वो एक बहुत मेरी लाइफ का एक डार्क चैप्टर है। आप ये समझिए कि लेकिन मैंने फाइट किया। मेरे जीवन में 3 ऐसे साल भी आए, 3 ऐसे साल आए, एक ऐसी उम्र में आए कि जब मेरे पास एक फिल्म नहीं थी, मेरा बैंक बैलेंस खाली था, मेरे पिताजी भी रिटायर हो चुके थे, मेरी शादी हो गई थी, मेरे पास 2 साल का बच्चा था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। एक 11 फिल्मों का स्टार होने के बाद 3 साल मेरे पास एक काम नहीं, एक पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक 34 साल की उम्र में मैं घर बैठा, 34 से 37 की उम्र में मैं घर बैठा हुआ था, और जो मेरे पिताजी की पेंशन आती थी उसमें से कुछ पैसे आते थे, उससे मेरा परिवार चल रहा था। इतनी सारी चीज़ें देखने के बावजूद तो काला जादू तो अर्श से सीधा फर्श, फिर वहाँ से फिर जादू, वहाँ से फिर जादू की फिर से करियर बन गया, फिर से चीज़ें ऊपर चली गई और फिर से दोबारा। तो आदमी को कभी मतलब आशा नहीं छोड़नी चाहिए और फाइट करते रहना। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो बहुत कुछ बड़ा करने के लिए मुंबई जैसे शहरों में जाते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, और जब हार जाते हैं तो वो कोई बहुत बुरा स्टेप उठा लेते हैं। उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मैसेज है। और मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पिताजी ने मेरे बुरे समय में सपोर्ट किया। अच्छे समय में पिताजी ने कभी सपोर्ट नहीं किया मुझे। जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा था तो मुझे गाली देते थे, अरे तुम पढ़ाई लिखाई करो यार। मेरे परिवार में सब लोग हाई कोर्ट के जज हैं, IAS ऑफिसर हैं, सब लोग ऐसे ही हैं जी, सारा पूरा परिवार तो ऐसा। आप फिल्मों में नहीं होते तो क्या करते आप? अरे मैं होता ही नहीं ना मैं होता ही नहीं ना। कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम थी। मैं बचपन से मैं बोलता था कि मुझे हीरो बनना है और मुझे फिल्मों में जाना है। आई डू नॉट नो, यू नो, मेरे मम्मी पापा भी एम्बैरेस हो जाते थे जब भी किसी ड्राइंग रूम में कोई अंकल आते थे, बेटे क्या बनोगे, तो उनको लगेगा ये बोलेगा IAS ऑफिसर बनूंगा, पायलट बनूंगा, जैसे बच्चे बोलते हैं ना। तो मैं हमेशा बोलता था नहीं, मुझे फिल्मों में जाना है। अच्छा, आपने हिंदी फिल्में बनाई हैं, तेलुगु में फिल्में बनाई हैं, और दूसरी भाषाओं में फिल्में बनाने की सोची है आपने? पंजाबी, मैंने कन्नड़ा में कुछ फिल्मों में काम किया है, वो फिल्में वहाँ पे भी नहीं चली। इंग्लिश फिल्म में काम किया है मैंने, उर्दू फिल्म में काम किया है। मेरी जो हिट फिल्में हैं वो तमिल में डब भी हुई हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में, अभी मैंने बुंदेलखंडी में भी एक फिल्म बना रहा हूँ, तो ऐसा मैं ओपन हूँ और मुझे नहीं लगता है कि आज की डेट में भाषा का कोई समस्या है। और देखिए कोरिया में, थाईलैंड में उनकी फिल्में कितनी पॉपुलर हो रही हैं, है ना। तो आप अच्छा काम करिए, चाहे कितने कम लोग भी भाषा जानते हो, अगर आपने अच्छा काम किया है तो पूरी दुनिया में फैलेगा। आपने किताब भी लिखी है? हाँ, महाभारत के ऊपर। महाभारत के ऊपर क्या सोचा था कि मतलब महाभारत के ऊपर ही लिखने ये वो 3 साल में मैंने वो किताब लिखी थी। जब मैं घर पे खाली बैठा था, रिलीज मैंने अभी की, तो मैं बड़ा स्पिरिचुअल हो गया था। मैं बहुत इंट्रोस्पेक्शन करने की कोशिश कर रहा था कि भाई जीवन में क्या क्या गलती हुई मुझसे कि ऐसा ऐसा हो गया, और मैं स्पिरिचुअल हो गया था, रिलीजियस हो गया था बहुत। तो मैं इंस्पायर हुआ कि महाभारत के ऊपर कुछ लिखूं, तो उसके मैंने महाभारत के ऊपर किताब लिखी। तो मतलब एक तरीके से हम देखें तो आपको भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाया है। जैसे आपकी खुद की लाइफ में बहुत चमत्कार होते हैं, आप फिल्में बहुत अलग अलग स्टोरीज पे बनाते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, आप एक डायरेक्टर हैं, आप एक स्क्रिप्ट राइटर हैं, आप एक एक्टर हैं, तो बहुत सोच समझ के लगता है भगवान ने आपको बनाया। देखिए क्या है, हमारी कला के साथ ना, हमारे सिनेमा के साथ एक बड़ी त्रासदी है जो कोई आपको कहेगा नहीं, कि सिनेमा एक कॉमर्शियल आर्ट है।
आप बहुत अच्छी पेंटिंग बना सकती हैं, आप लोगों को 2 मिनट में बना के दिखा सकती हैं, आप सोशल मीडिया से स्टार बन जाएंगे। आप बहुत अच्छा गाना गाती हैं, तुरंत आप स्टार बन जाएंगे, आप बता सकती हैं लोगों को। सिनेमा के जो लोग होते हैं ना, हमको सिनेमा बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, 100 लोगों का कॉपरेशन चाहिए होता है, ये कमर्शियल आर्ट है। तो मैं कितना भी बढ़िया फिल्म मेक करूँ, उसके बाद सिनेमा अच्छे से पब्लिसाइज होनी चाहिए, तब लोगों तक पहुँचती है। अगर 600, 700, 800 थिएटर में जाएगी नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलता कि पिक्चर आई है, जो सच बात है। तो ये त्रासदी है। तो लोग हमारी कला के बारे में धीरे धीरे जानते हैं। कितने सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे हमारी शूद्रा बंदूक मास साहब देखकर मुझे 5 साल बाद, 4 साल बाद कांटेक्ट करते हैं। तो ये हमारी कला की त्रासदी है, लेकिन देर सवेर वो रिकग्निशन मिलता ही मिलता है। अच्छा, आप एक आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहेंगे जिनको भी फिल्म इंडस्ट्री में आना है बतौर एक्टर, राइटर और डायरेक्टर, उन्हें फिनेंशियली उनका जो बैकअप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए? देखिए, ज़रूर होना चाहिए। फाइनेंशियली बैकअप मतलब, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है, फाइनेंशियल बैकअप आप भूल जाइए। पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत सही होनी चाहिए और आपके दिमाग में अनड्यू एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं जाऊंगा या जाऊंगी तो ये चीज़ हो जाएगी या ये चीज़ नहीं हो जाएगी। सेल्फ बिलीफ बहुत ज़रूरी है। मैं जब करियर के स्टार्टिंग में भी था तो मैंने कभी 1-2 जगह छोड़कर मैंने कभी कोई सेकंड लीड वाला रोल नहीं किया, क्योंकि मैं एकदम कि मुझे लीडिंग मैन ही बनना था, इसलिए वो मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो मेंटल हेल्थ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत अड़चने आती हैं, लोग आपके फेस पे बोल देते हैं। जब मैं तेलुगु फिल्म करने गया था ना, तो पहली फिल्म के दौरान ही मुझे समझ में आने लगी थी। तो एक डायरेक्टर थे, वो आए, बड़े डायरेक्टर थे, वो मेरे डायरेक्टर से बात कर रहे और वो क्या यही लड़का तुम्हें मिला मुंबई में, इसमें क्या है ऐसा खास, मतलब तेलुगु लड़के मर गए हैं क्या? तो वो मुझे समझ में आ गई। तो लोग फेस पे बोल देते थे। अच्छा, ठीक है। मैं एक बड़ी हिंदी फिल्म करने वाला था, बहुत बड़े बैनर में, डायरेक्टर एकदम परफेक्ट था कि आदित्य को ही लेना है, तेलुगु फिल्म से पहले। तो जब मैं प्रोड्यूसर से मिलने गया, उन्होंने कहा यार तुम इस लड़के को ले रहे हो यार, ही इज अ बैड कॉपी ऑफ शाहरुख खान है ना। तो आप ये समझिए कि हमको तो लोग सामने से बोल देते हैं ना, वहां पर आपका मेंटल हेल्थ आपको काम नहीं मिलेगा। अच्छा, जब हमको काम नहीं मिलता था दक्षिण भारत की में, जब फ्लॉप हो गए, तो आपको मैं बताऊं, आप कुछ प्रोड्यूसर इतने अंधविश्वासी होते थे कि हाथ नहीं मिलाते थे कि कहीं इसका लक मुझे रब ऑन ना कर जाए। तो आपको क्या फीलिंग आती है? आप लगता है कि आप कोई अछूत है, कि आप कोई अछूत हो गए। ऐसे समस्याओं में अगर आप घर बैठ गए और आपके पास पैसे नहीं हैं और काम नहीं है, सबसे बड़ी बात काम नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, अगर आपके अंदर वो लड़ाई करने का जज्बा नहीं है, तो आप कैसे करोगे भाई? फॉर्चुनेटली हमारे देश में आज ऐसी सिचुएशन है कि भूखा कोई नहीं मरेगा, है ना, लेकिन उसके लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और मुंबई जैसे महानगर में रहने के लिए पैसे तो चाहिए ही चाहिए। वो जब तक आपके पास इस तरह का प्रोग्राम ना हो या इस तरह का आप कोई साइड में जॉब ना कर रहे हो कि जिससे आप मुंबई जैसे महानगर में रह सकें, तब तक वो एक्टिंग के लिए को एज अ करियर चूज करना और उसके लिए मुंबई जाना, मैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को वो नहीं कहता हूँ, एडवाइस नहीं करता हूँ। हाँ, एक बात ज़रूर है कि सोशल मीडिया आने से आप अपने घर में बैठे स्टार बन सकते हो, अगर आपको सोशल मीडिया, एक्टिंग में भी अगर आपको सोशल मीडिया उपयोग करना आता है तो। बिल्कुल। तो जिन्हें संत तुकाराम के बारे में समझना है, जो जानना चाहते हैं कि वो क्या थे, और जिन्हें ऐसी बायोग्राफीज पसंद हैं, वो संत तुकाराम फिल्में ज़रूर देखें। और सिर्फ संत तुकाराम की फिल्म नहीं, एक फिल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए, एक नहीं, ऐसी कई फिल्में जिनमें आदित्य ने खुद काम किया है बतौर एक्टर, वो आप देखिए, जिसका नाम हमने अभी इस पूरी बातचीत के दौरान लिया। उसमें अगर आपको सबसे बेहतरीन कोई मूवी देखनी है, तो सबसे पहले तो आप मास साहब देखिए, धनम देखिए, बंदूक भी देखिए, और भी बहुत सारी मूवीज। आप जैसे गूगल पर जाएंगे, सीधे आदित्य ओम सर्च करेंगे, वहां पर आपको इनकी फिल्मों की लिस्ट नजर आ जाएगी। उस लिस्ट में से अगर आपको जो भी फिल्म पहली नजर में पसंद आ रही है, उसको तुरंत पूरा देख डालिए और हमें लिख कर भेजिए कि आपको फिल्म कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, हमसे पल्लवी, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।